समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज से संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खत्म होगा गतिरोध। अगले हफ्ते वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर लोकसभा में होगी अहम चर्चा। लोकसभा में आज होगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। नौसेना दिवस से पहले आज दिखेगी समुद्र में भारत की ताकत। तिरुवनंतपुरम में होने वाले विशेष आयोजन में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ पुतिन की 5 घंटे चली बातचीत। शांति प्रक्रिया पर नहीं बनी बात। पुतिन की यूरोप को चेतावनी, रूस से युद्ध करने पर करना होगा हार का सामना। और FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी। स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। 5 दिसंबर को बेल्जियम से होगा सामना। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है। आज से लोकसभा की कार्यवाही के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। सोमवार से शुरू हुए संसद के सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते गतिरोध जारी था। ऐसे में कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विभिन्न दलों की बैठक के बाद ये गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। आज लोकसभा में बीते 2 दिन से सूचीबद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को पारित भी करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया था। ये विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य GST क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने और चुनावों सुधारों के विषयों पर लोकसभा में अगले सप्ताह चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को यह फैसला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनने के बाद लोकसभा में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार हैं। वंदे मातरम पर लोकसभा में अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 12 बजे चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। लोकसभा में ही मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधार पर भी चर्चा कराई जाएगी। बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC में इन विषयों पर चर्चा का निर्णय लिया गया था। बात करें SIR की और पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां इस पर ज्यादा सियासी बवाल मचा है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनके नाम सूची में नहीं होने चाहिए। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य की मतदाता सूची से कुल 46,20,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। मृत मतदाताओं की संख्या में जिलावार बड़ा अंतर देखने को मिला है। कुल मतदाताओं की तुलना में मृत मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक उत्तरी कोलकाता में पाया गया है, जहां यह आंकड़ा 6.91% है, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर में सबसे कम 1.4% है।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मृत मतदाता 22,28,000 हैं। 6,41,000 मतदाता लापता हैं। 16,22,000 मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 1,05,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर को लेकर सियासी घमासान है वो और तेज हो गया है। बीएलओ पर दबाव, मृत मतदाताओं के नाम न कटने और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप ने माहौल को और गर्म कर दिया है। इस बीच राज्य के नदिया जिले के नवद्वीप क्षेत्र में वार्ड 4 और 5 के नाले के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वोटर कार्ड उनके घरों में मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये अतिरिक्त या नकली वोटर कार्ड कहां से आए। इस घटनाक्रम के बाद से इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। আমরা এখানে বাথরুম করতে এসেছিলাম এই প্রতাপনগর মেইন রোড চিলড্রেন্স বিজ্ঞান একাডেমি স্কুলের সামনে। দেখি কত ভোটার কার্ড, মানে গাদা কয়েকশো ভোটার কার্ড পড়ে আছে এবং দেখলাম ড্রেনের মধ্যেও একটা মানে ব্যাগ পড়ে আছে। হয়তো ব্যাগটার মধ্যে ফেলতে এসেছিলো, আমরা দেখিনি ব্যাগের মধ্যে কী আছে, হয়তো ওটা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেছে। কয়েকশো ভোটার কার্ড নতুন এবং পুরনো এবং নতুন, এটা অবাক কাণ্ড। একদম লোকাল ঠিকানা রয়েছে, লোকাল নবদ্বীপের ঠিকানায় মাথাপুর রোড, অর্থাৎ এই এলাকা 4 নম্বর ওয়ার্ড। भारत को आइडिया यानी लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की वर्ष 2026 की अध्यक्षता मिल गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इस जिम्मेदारी को भारत की ओर से संभालेंगे। इंटरनेशनल आइडिया पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यरत एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 35 सदस्य देश शामिल हैं। वहीं अमेरिका और जापान 2 पर्यवेक्षक देशों के रूप में जुड़े हैं। भारत इस संगठन का स्थापना सदस्य है और चुनावी अनुसंधान, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत को ये जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत विश्व भर के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने अनुभव साझा करेगा और चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने में योगदान देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद सदस्य, अधिकारी और इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज नौसेना दिवस से जुड़े एक समारोह में शामिल होंगी और तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगी। कार्यक्रम में नौसेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक युद्धक तकनीक और विभिन्न ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के राजभवनों के नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन करने की मुहिम के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल लोक भवन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार होने से लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद से लेकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अद्वितीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ हमारे राष्ट्र की सेवा की। सार्वजनिक जीवन के उनके लंबे वर्ष सादगी, साहस और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण से चिन्हित थे। उनकी अनुकरणीय सेवा और दूरदर्शिता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। दो दिसंबर से शुरू हुआ काशी तमिल संगमम 13 दिन तक चलेगा।
इसका समापन 15 दिसंबर को रामेश्वरम में होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना के पर्याय इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा ने अत्यधिक व्यापक और वृहद बना दिया है। देखिए वाराणसी के नमो घाट से डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी के साथ हरिकेश बहादुर सिंह की ये खास रिपोर्ट। गंगा नदी के पावन तट पर नमो घाट साक्षी बना एक ऐसे दिव्य कार्यक्रम का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी भावना प्रधान अभियान में प्राण वायु का काम करता है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनियल कैलाश नाथन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर रवि की उपस्थिति भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना को मजबूत कर रही थी। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। दरअसल काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के एक आयाम की परिणति है। साल 2022 में इस कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू हुआ था। इसके बाद से निरंतर ये कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की सोच को इस कार्यक्रम की बुनियाद बताया। किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा हिंदी सीखा, वो मेरा छोटा मोटा हिंदी, आप माफ करना मेरा हिंदी में कुछ गलत होंगे तो, इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे। ये बहुत बड़ा एक अवसर भी मिला। इस कार्यक्रम के आयोजन में कई संस्थाओं का अहम योगदान है, जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख है। रेल मंत्रालय की तरफ से आईआरसीटीसी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इस नाते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबके योगदान को सराहा। Vested interests create barrier between them. Again, on the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam, I extend my invitation to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, esteemed Mr. Stalin. Please visit Kashi Tamil Sangamam and you feel great Bharatiyar came to this place. काशी तमिल संगमम के इन 13 दिनों के दौरान बीएचयू में रोजाना कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट शामिल होंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ओडीओपी प्रोडक्ट्स, किताबें और ट्रेडिशनल खाने की एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त डेलीगेशन के अनुसार एकेडमिक सेशंस, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस और कम्युनिटी इंटरैक्शंस, जिनमें हिस्टोरिक फैक्ट्स और रिलेशन पर चर्चा की जाएगी। नमो घाट वाराणसी से मनीष वाजपेयी के साथ हरिकेश बहादुर सिंह, डीडी न्यूज। तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और राज निवास का नाम लोक निवास करने का फैसला किया है। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बाद लिया गया है जिसका मकसद औपनिवेशिक दौर की शब्दावली को हटाना है। इससे पहले 8 राज्य ऐसे बदलाव लागू कर चुके हैं और अब तेलंगाना भी इस सूची में शामिल हो चुका है। सरकार के अनुसार इन सभी बदलावों का मकसद ये दिखाना है कि सरकार का काम शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जनसेवा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। के बाद स्वागत है। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार खुराना 3 वर्षों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की ओर से इस मामले की सुनवाई और सभी संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि NIA अब तक इस धमाके में 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी IDEA के मुख्यालय में शिव नटराज की एक पट्टिका का अनावरण किया। इस शिव नटराज की प्रतिमा को भारत ने 1995 में इंटरनेशनल IDEA की स्थापना के समय उपहार के रूप में प्रदान किया था। स्वीडन में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रतिमा का अनावरण दिखाता है कि भारत और इंटरनेशनल IDEA के बीच लोकतांत्रिक सहयोग और संबंध कितने मजबूत हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीडन में भारत के दूतावास में भारतीय कारोबारियों से भी मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की। स्वीडन दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय दूतावास में भारतीय व्यापार समुदाय के साथ खास बातचीत की और वहां उनके अनुभवों को भी जाना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय इलाकों में चक्रवात दितवाह का दबाव पिछले 6 घंटे में धीमी रफ्तार से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है। ये डिप्रेशन दितवाह के बचे हुए हिस्से को दर्शाता है। वहीं उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों से डिप्रेशन के सेंटर की कम से कम दूरी लगभग 25 किलोमीटर बनी हुई है। अब इसके धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ने के आसार हैं। अगले 6 घंटों में इस वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के कमजोर होने की बेहद संभावना है। चक्रवात दितवाह से पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी के कारण सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। भारत में कमजोर हुए दितवाह ने श्रीलंका में भीषण तबाही मचाई है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी धर्म निभाते हुए ऑपरेशन बंधु चलाकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन बंधु के तहत भारतीय सेना की स्पेशल टुकड़ी मानवीय सहायता के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदारम नुवारा में और IFC 1885 ने पोरा मदुला में 2000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर फौरन राहत पहुंचाई जा रही है। इरिंगवाटा से एक हार्ट पेशेंट समेत 17 लोगों को निकाला गया, तो वहीं एक और सॉटी ने 24 यात्रियों को रेस्क्यू किया। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के साथ एक फील्ड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट कर कोलंबो पहुंचाया गया है, जिससे 70 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना भी राहत बचाव कार्यों में पूरी मदद कर रहा है। वहीं श्रीलंका में आई इस प्राकृतिक आपदा में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 465 मौत हो चुकी हैं और वहीं 366 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान को हास्यास्पद बताकर खारिज किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का ये बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले
पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे प्राप्त हुआ। चक्रवात दितवाह की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की और 1 दिसंबर 2025 को शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति दे दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ीसा के चंद्रभागा बीच पर 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल में भारत समेत कई देशों के 143 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। यहां रेत पर एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल में भाग ले रहे रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस आयोजन से राज्य में पर्यटन का काफी बढ़ावा मिलता है। ये भारत की सबसे बड़ा सैंड आर्ट फेस्टिवल है जिसमें कि मोर देन 140 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। रशिया से लेके जापान से लेके स्पेन, पुर्तगाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के आर्टिस्ट हैं। उसके साथ हमारा भारत के हर कोने से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और हमारा उड़ीसा की 29 डिस्ट्रिक्ट से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से ये जो सैंड आर्ट है हमारा देश में किस तरीके से आगे जा रहा है और कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है। और आज भी टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर थीम है, फेयर फेस्टिवल के ऊपर थीम है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी अपनी कला के माध्यम से हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को दिखा रहे हैं। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक बेनतीजा रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पुतिन से हुई मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बन सकी। बंद दरवाजों के पीछे कई घंटे चली इस बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम अभी यूक्रेन में संकट को हल करने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर यूरोप के काउंटर प्रपोजल को नामंजूर बताते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया है कि वे अगले साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के नए चीफ का नाम घोषित करेंगे, जिससे महीनों से चल रही अटकलों को नई हवा मिल गई है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि उन्हें पहले से ही पता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक की कमान किसे सौंपनी है। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने जो चयन प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पद में दिलचस्पी न होने की बात कह दी है। अब चर्चा इस पर है कि ट्रंप किस नए चेहरे को फेड की बागडोर सौंपेंगे और ये बदलाव अमेरिकी आर्थिक दिशा को कैसे प्रभावित करेगा। और आइए बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में अपने दमदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां 5 दिसंबर को भारत का सामना बेल्जियम से होगा। टीम ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड को 5-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। भारत इससे पहले चिली को 7-0 से और ओमान को 17-0 से हरा चुका है। भारतीय टीम चेन्नई में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। हालांकि टीम के सामने बेल्जियम होगी, जो काफी मजबूती के साथ इस विश्व कप में आगे बढ़ रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है, ताकि वे सीरीज को में 1-1 की बराबरी कर सकें। रांची जीता, अब जीतेंगे रायपुर।
जीत की हुंकार भरने के बाद अब टीम इंडिया की यही है पुकार। विराट और रोहित का जबरदस्त फॉर्म पहले वनडे में दिखाई दिया। ऐसे में टीम इंडिया की बल्लेबाजी को एक बार फिर से इनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। लेकिन चिंता का विषय इन दो को छोड़ बाकी बल्लेबाजों का फॉर्म है, क्योंकि किसी एक पर निर्भर होकर मुकाबला नहीं जीता जा सकता। पिछले मैच में कप्तान केएल राहुल ने 60 रन जरूर बनाए, लेकिन स्पिनर्स के आगे वो भी संघर्ष करते दिखाई दिए। गेंदबाजी की बात की जाए तो हर्षित राणा ने मैच में कुल 3 विकेट लिए, जहां नई गेंद से 2 विकेट चटकाए, लेकिन बाद में काफी रन लुटा दिए, जिस पर उन्हें नियंत्रण रखना होगा। वहीं स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव की गेंद ने कमाल दिखाया। उनकी गेंदों की विविधता ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उनके लिए ये मैच सीरीज बचाने के रूप में होगा। ऐसे में वो हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी पहलू मानसिक तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। वहीं इस मुकाबले के लिए केशव महाराज और टेम्बा बेवुमा की वापसी हो सकती है। ऐसे में टीम को इनसे मजबूती मिलेगी। रायपुर के मैदान पर अब तक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है, जहां साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय रेलवे ने 3 महिला क्रिकेटरों प्रतीका रावल, स्नेह राणा और रेणुका सिंह ठाकुर को ग्रुप बी ऑफिसर ग्रेड के विशेष कार्य अधिकारी ओएसटी के पद पर पदोन्नत किया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष आईसीसी महिला विश्व कप में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें ये पदोन्नति दी गई है। अब तीनों खिलाड़ी ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के लाभों की हकदार होंगी। इससे पहले भी ये तीनों खिलाड़ी रेलवे में कार्यरत थी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की ये पहल न सिर्फ तीनों महिला क्रिकेटरों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, बल्कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी सौंपेगी। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।